नमस्कार। आज सबसे बड़ा सवाल जाति जनगणना या कास्ट सेंसस का क्यों जरूरी है, क्या खतरा है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या हासिल होगा, करना चाहिए भी या नहीं। बस मेरा एक अनुरोध है, आप चाहे कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, मेरी बात जरूर सुनिएगा। चाहे आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, इस बात को सुनिएगा जरूर। चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क को तर्क की दृष्टि से देखें, समझें। और इसके लिए आपको कोई विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सोशल साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, डेटा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस मोटी बुद्धि, जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को कस के पकड़ के रखिए। हम कॉमन सेंस से एक एक कदम लेते हुए चलेंगे और इस पे एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। कॉमन सेंस की शुरुआत एक्सरे से, क्योंकि हर कोई एक्सरे की बात कर रहा है। कास्ट सेंसस है, भारतीय समाज का एक्सरे है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब एक्सरे की बात आती है तो हम क्या बात सोचते हैं? मोटे तौर पे हम 5-6 सवाल सोचते हैं, जिसके आधार पे हम फैसला करते हैं कि एक्सरे करवाएं या ना करवाएं। एक्सरे हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो, कुछ भी डॉक्टर टेस्ट दिन रात देते रहते हैं ना। तो क्या चीजें जरूरी हैं? पहला, कि भाई कोई बीमारी है भी कि नहीं है, या कम से कम शुरुआती तौर पे पहली नज़र में कोई तकलीफ है या नहीं। तकलीफ नहीं है तो क्यों करवाएं कोई भी एक्सरे, किसी भी तरह का टेस्ट। दूसरा, कि ये जो टेस्ट बताया जा रहा है उसका इस बीमारी से कोई लेना देना भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्द पेट में हो और टांग का एक्सरे करवाया जा रहा हो। तीसरा, ये संभव है, समय में हो सकता है। कई तरह के टेस्ट हैं जो संभव नहीं होते, जरूरत है लेकिन संभव नहीं है, या कई बार उस समय में नहीं जितना कि इलाज में चाहिए होता है। चौथा सवाल, खर्चा कितना होगा? एक्सरे में कम होता है लेकिन एमआरआई और आजकल पेट स्कैन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाते हैं, और आदमी 4 बार सोचता है कि भैया इलाज से ज़्यादा खर्चा तो टेस्ट में हो जाएगा, मेरी पॉकेट में इतना पैसा भी है कि नहीं है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि भाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना बायोप्सी करवानी है, लेकिन बायोप्सी करवाने से कहीं बीमारी बिगड़ ना जाए। तो कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे बीमारी बिगड़ सकती है। कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है कि बीमारी ही से ज़्यादा खतरनाक टेस्ट हो जाए। और आखिरी बात इन सब पे आधारित है कि भाई डॉक्टर की राय क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, जाति सर्वेक्षण के सवाल पे, कास्ट सेंसस पे, इन 6 बातों को एक एक करके बिल्कुल खुले दिमाग से सोचेंगे कि है कि नहीं है, और एक स्पष्ट राय से चलेंगे। जैसे मैंने कहा, बस कॉमन सेंस को थाम के रखिए। लेकिन इस सब पे आने से पहले, ये कास्ट सेंसस है क्या भला? ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं है, और मैं बहुत हैरान होता हूँ। कई लोग अखबारों में आर्टिकल भी लिख रहे होते हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि कास्ट सेंसस है क्या। ये सेंसस क्या चीज़ होती है? तकनीकी रूप से सेंसस का मतलब है कि जिस भी इलाके का, क्षेत्र का, जनसंख्या का आप अनुमान लगाना चाहते हैं, वहाँ यदि एक-एक व्यक्ति के पास जाएँ तो उसको सेंसस बोला जाता है। आपका स्कूल है, स्कूल में आप अनुमान लगाना चाहते हैं कितने बच्चे गाँव से हैं, कितने बच्चे शहर से हैं। आप ये कर सकते हैं कि स्कूल के 50 बच्चों का सैंपल ले लें, देख लें कितने बच्चे गाँव शहर से हैं, उसके आधार पे अनुमान लगा लें। या स्कूल के हर एक बच्चे से लिखवाएं कि भाई वो गाँव से हैं या शहर से है। अगर आप 50 बच्चों के आधार पे अनुमान लगाते हैं तो उसको बोला जाता है सैंपल सर्वे। और अगर आप प्रत्येक बच्चे से सूचना लेंगे तो आपने स्कूल का सेंसस कर लिया है। बस ये एक सर्वे, सैंपल सर्वे और सेंसस में अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः देश में सेंसस का एक कानूनी मतलब भी है। मतलब कि हर 10 साल बाद इस देश की पूरी जितनी भी आबादी है, उसमें से एक एक व्यक्ति के पास जाके सूचना इकट्ठी की जाती है। उसको हम मोटी बुद्धि से सेंसस बोलते हैं। तो ये सेंसस का कानूनी अर्थ है। कानूनी तौर पे सेंसस हर 10 साल के बाद भारत की पूरी जनसंख्या के आंकड़े और ब्यौरे इकट्ठे करने की एक गतिविधि है, जिसको कानूनी मान्यता है, जिसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसके लिए कानूनी प्रोटेक्शन है। वो आंकड़े गुप्त भी हो सकते हैं, भारत सरकार को अधिकार है इत्यादि। सामान्यतः उसको सेंसस बोलते हैं। क्या सेंसस में जाति के आंकड़े होते हैं? होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। बड़े इसके बारे में कंफ्यूजन चलता है। देखिए, भारत में 1931 तक अंग्रेजों ने जब सेंसस किया
तो वो हर भारतीय की जाति नोट किया करते थे। 1951 से आजाद होने के बाद से ये बंद नहीं हुआ, लेकिन ये केवल दो कैटेगरी पे आ गया। 1951 के बाद से देश का जो भी सेंसस हुआ है उसमें जाति पूछी जाती है, लेकिन केवल एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के केस में ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है। आपसे घर में आके पूछते हैं कि आप एससी एसटी हैं, आप कहें नहीं तो बस कॉलम में नील डाल दिया जाता है, और अगर आप कहें हाँ तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपकी जाति का नाम क्या है, जाति को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके हिसाब से आंकड़े दिए जाते हैं, हमेशा मिलते हैं। मतलब जाति के आंकड़े सेंसस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन केवल 25% भारतीयों के लिए, बाकी 75% के आंकड़े रिकॉर्ड नहीं किए जाते। खास तौर पर यदि आप ओबीसी हैं, यदि आप जनरल हैं, तो आपका आंकड़ा रिकॉर्ड नहीं किया जाता और उसके बारे में हमें सूचना नहीं मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये जानना है कि सेंसस का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है। ये पता नहीं सब लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि सेंसस से पता लगेगा कितनी जनसंख्या है तो पता लगेगा, लेकिन ये सबसे हल्का काम है सेंसस का। मतलब सेंसस जो है सिर्फ वजन नापने की मशीन नहीं है कि बता दे आप 81 किलो के 105 किलो के हैं। सेंसस को बार बार एक्सरे या एमआरआई इसलिए हम कहते हैं कि सेंसस में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं सेंसस में? आपके घर में 5 मेंबर है, हाँ जी। अब हर एक किया जेंडर, लड़का लड़की, अदर्स कौन है, एज, उसकी एजुकेशन, कितनी शिक्षा है, हर व्यक्ति की रिकॉर्ड की जाती है। क्या काम है, रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान की स्थिति क्या है, कच्चा है, पक्का है, कितने उसकी छत है, किस तरह के वहाँ कितने कमरे हैं, किचन है या नहीं, टॉयलेट है या नहीं। ये रिकॉर्ड किया जाता है कि आपके घर में किस तरह के चूल्हा है, गैस है, कैसी बिजली है, पानी का स्रोत क्या है, आपके पास कार गाड़ी है कि नहीं, टू व्हीलर है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं। इस तरह की सारी तमाम सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और फिर उसकी सिर्फ गिनती नहीं होती, हर जाति वर्ग के हिसाब से वो सूचना दी जा सकती है। तो आज अगर आपको भारत की विषमता, समाज की स्थिति जाननी हो तो आपको आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से सारी सूचना मिल सकती है। गांव में कितने लोग चूल्हे का प्रयोग करते हैं, कितने लोग गैस का प्रयोग करते हैं, कितनी लड़कियां 15 से 18 साल के बीच में स्कूल में पढ़ रही हैं, किस ब्लॉक में कहाँ और कहाँ नहीं, ये सब सूचना मिल सकती है। लेकिन जाति के बारे में आपको सूचना केवल एससी और एसटी के भीतर मिल सकती है और नहीं मिल सकती। तो कास्ट सेंसस क्या करेगा? कास्ट सेंसस का मतलब है कि जब अगला सेंसस हो तो उसमें आपसे जब पूछा जाएगा और आप कहेंगे कि ना मैं एससी एसटी नहीं हूं, आप मैं जनरल हूं या मैं ओबीसी हूं, तब भी आपसे पूछा जाएगा, एक एडिशनल कॉलम जुड़ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा अच्छा आप जनरल हैं, आपकी जाति क्या है। किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो मुसलमान हो, आपकी जाति पूछी जाएगी। बस ये एक एडिशनल चीज हो जाएगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या कुछ सूचना मिलेगी? पहली बार इससे हर जाति और जाति वर्ग की जनसंख्या ही पता नहीं लगेगी। जैसा मैंने कहा जनसंख्या एक छोटा काम है, सबसे महत्वपूर्ण बात है हर जाति की, हर जाति वर्ग की, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में, हर राज्य में आपको उसकी शैक्षणिक स्थिति पता लगेगी, आपको उसकी आर्थिक स्थिति पता लगेगी, आपको उसकी सामाजिक स्थिति पता लगेगी। ये है जाति जनगणना। अब वापस एक्सरे पे आते हैं। वो 6 सवाल जो हम पूछते हैं, ये सब सवाल अब हम जाति जनगणना के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि क्या जाति जनगणना की जरूरत है। पहला, क्या पहली नजर में भारतीय समाज में जाति नामक कोई समस्या है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वैसे पहली नजर में, याद रखिए यह हम फैसला नहीं कर रहे, आप चाहे डॉक्टर अंबेडकर को ले लीजिए या आप कोई आरएसएस के विचारक को ले लीजिए, सब इतना तो मानते हैं कि जाति इस देश का अभिशाप है, समस्या है। जाति व्यवस्था से इस देश में भारी नुकसान है। कहते रहे, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, गांधी जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा है। और सबने कहा कि इस देश में जाति व्यवस्था की जो विषमताएं हैं
उसका उन्मूलन होना चाहिए। हमारे देश का संविधान इसके बारे में कहता है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर छुआछूत को बैन करता है। संविधान कहता है अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, यानी कि संविधान को जाति की चिंता है। और इसलिए इस देश में तमाम सारे सरकारी कमीशन हैं, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड कास्ट, तमाम तरह की रिपोर्ट आती रहती हैं, तमाम तरह के आयोग बनते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं। और जाति का सवाल अखबारों में सुर्खियों में भी रहता है, जातीय विषमता की, जातीय उत्पीड़न की। और कभी दूसरे लोग कहते हैं भैया बहुत ज़्यादा अब हमारा उत्पीड़न हो रहा है, जनरल लोग खबर देते हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैं कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाल रहा, मैं केवल पहला बिंदु ये कह रहा हूं कि भैया पहली नज़र में जाति का सवाल इस देश का एक सवाल तो लगता है। अभी मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहा कि जाति केवल एकमात्र सवाल है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्थिक अमीर गरीबी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये भी निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ कि जाति वैसी ही है जैसी डॉक्टर अम्बेडकर के समय में रही थी, कुछ नहीं। पहला बात तो आप सहमत होंगे ना कि हाँ भाई, ये कोई अमेरिका नहीं है, ये कोई आप समझिए ब्राज़ील नहीं है जहाँ कास्ट का सवाल उठाए लोग कह रहे कौन सी कास्ट, मुझे तो पता नहीं। इस देश में कास्ट एक सवाल है जिस पे सूचना की जरूरत है, प्रिलिमिनरी, जैसा हम कहते हैं ना भाई पेट में दर्द तो हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो इसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, पहला कदम। दूसरे कदम पे आते हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या जाति सेंसस से मिली जानकारी उपयोगी और जरूरी है। असली सवाल यही है। जाति नामक कुछ चीज है इस देश में, सब कोई मान जाएंगे। असली प्रश्न यही है कि क्या सेंसस से ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि इस बीमारी के डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट हो। अगर डायग्नोसिस में महत्वपूर्ण है तो हमें चाहिए, अगर डायग्नोसिस में इसका कोई रोल ही नहीं है फिर हमको क्या चाहिए। फिर मैं आपको याद दिला दूं, जाति सेंसस से पहली बार हमें इस देश की जातीय विषमता की पूरी तस्वीर मिलेगी। कौन अगड़ा, कौन तगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन शोषित, किसकी क्या शैक्षणिक स्थिति है, केवल जनसंख्या नहीं, कितने लोग किस जिले के किस तहसील में किस जाति के कितने लोग ग्रेजुएट हैं और कौन सी जाति के कितने लोग अनपढ़ हैं, ये सूचना पहली बार मिलेगी। कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने एक सैलरीड पोजीशन पे हैं और कितने खेत में मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, ये सूचना मिलेगी। कितने लोग एक कमरे के घर में रहते हैं, किस जाति के लोग और किस जाति के लोगों के पास घर में कार है, बिजली है, सब कुछ है, सूचना मिलेगी। इस सूचना के आधार पर क्या हमें जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कुछ उपयोगी जानकारी मिलेगी। अब ध्यान से समझिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, अभी से मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूं। हो सकता है आप रिजर्वेशन के विरोध में हो, लेकिन आप इन सवालों का उत्तर तो जानना चाहेंगे ना। अब मैं आपको सवाल गिनवाता हूं जिनके उत्तर आज हमारे पास नहीं है, आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन अगर जातीय सर्वेक्षण हो जाए, जाति सेंसस हो जाए तो इनके उत्तर हमारे हाथ में होंगे। पहला सवाल, जनरल और ओबीसी वर्ग की आबादी है कितनी। अब मजे की बात यह है कि इस देश में 1990-91 से ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चल रहा है, लेकिन इस देश में किसी को पता ही नहीं कि ओबीसी है कितने। आप पता है दुनिया में कोई देश होगा जहां इस तरह का काम हो रहा हो, या तो रिजर्वेशन बंद कर दो या नाप तो लो कि कितने हैं। 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, कोई कहता है कि जो 45% है, कोई कहता है कभी नहीं जी 38% है, काफी कहते हैं 52% है, बिहार में 63% निकले हैं। ये कैसे हो सकता है, आबादी तो पता होनी चाहिए ना। इस प्रश्न का उत्तर तो हर कोई जानना चाहेगा। दूसरा, इन वर्गों की हर जाति की हर गांव तहसील में कितनी आबादी है। ये आपको केवल देश के स्तर पे नहीं चाहिए, आपको हर राज्य के स्तर पे चाहिए, हर जिले के स्तर पे चाहिए। राज्य के स्तर पे इसलिए चाहिए क्योंकि हर राज्य के अपने अलग अलग आरक्षण की नीति होती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए केवल 14% आरक्षण है, तो क्या मध्य प्रदेश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना में कम ओबीसी है क्या, जहां 27% है। पता करना चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए ना। तीसरा, अगर अगड़ों पिछड़ों और दलित समाज की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में क्या कोई अंतर बचा है। काफी लोग कहते हैं, हो सकता है आपको भी ये महसूस होता हो कि भाई जाति व्यवस्था पुराने जमानों की बात हुआ करती थी, अंतर थे, लेकिन आजकल जो अंतर है अमीर गरीब में है। अमीर गरीब हर वर्ग में है,
अगड़ों में भी हैं, पिछड़ों में भी हैं, और सब में लगभग समान स्थिति है। समान है कि नहीं है इसका पता कैसे लगेगा? कास्ट सेंसस से। कास्ट सेंसस से हमें आंकड़े मिलेंगे कि फला जाति, मान लीजिए आप एक समझ लीजिए राजपूत, एक समझ लीजिए यादव, एक समझ लीजिए बढ़ई, इन तीनों समाज में क्या शैक्षणिक स्थिति एक बराबर है? तीनों के क्या 20-20% लोग ग्रेजुएट हैं, या कि किसी में 20% है, किसी में सिर्फ 2% है? जानना जरूरी है ना। तो क्या ये अंतर बचा है या कि पुराने जमाने में था और अब खत्म हो गया है? चौथा, क्या शिक्षा और नौकरी के अवसर सिर्फ अमीरी गरीबी पर निर्भर हैं या कि जाति पे भी? बहुत लोग ये बात मुझे कहते हैं कि देखिए फर्क तो सिर्फ एक चीज का होता है, अमीरी गरीबी का, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं इसकी जांच कर लेते हैं, इस बात को धक्का मुक्की से या चिल्ला के क्यों सेटल किया जाए, इसके आंकड़े देख लेते हैं ना। मतलब अगर एक ही आर्थिक स्थिति के दो लोग हैं, एक ब्राह्मण है, एक यादव है, एक बढ़ई है, एक मुसहर है, क्या उन चारों के शैक्षणिक अवसर एक बराबर हैं? इसकी जांच हम कर पाएंगे अगर हमारे पास ये आंकड़े हो। आज तक हमारे पास ये आंकड़े नहीं है। सोशल साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रिसर्च की है और उनका मानना है कि एक बराबर की इनकम वाले लोगों में भी अवसरों की विषमता रहती है, इनकी जाति अलग अलग है। जिसे हजारों वर्ष से शिक्षा का अनुभव है, जिसे 100 साल पहले अवसर मिला है और जिसे 2 साल पहले अवसर मिला है, उन दोनों में अंतर रहता है। लेकिन इसकी जांच कर लेते हैं। पांचवा सवाल, क्या ओबीसी आरक्षण पर कुछ चंद जातियों का कब्जा हो गया है? ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मुझे भी ऐसा बहुत बार लगता है आंख से देखने पे, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। पहली बार इससे अगर होगा, बिहार में जो जाति जनगणना हुई, उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है अंततः मिलेगा बिहार के जो अति पिछड़े हैं, जिनकी संख्या पता लगी कि 37%, 36% है। और जब पूरे आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा शायद कि उनकी शैक्षणिक स्थिति जो अन्य पिछड़े हैं उनसे बहुत बदतर है। तो पता तो लगना चाहिए ना कि क्या ओबीसी आरक्षण पे कुछ चंद वर्गों का कब्जा हो गया है। अगर वैसा है तो ओबीसी आरक्षण के दो हिस्से बनने चाहिए, मिलना चाहिए। अगला इसी से जुड़ा सवाल, क्या एससी एसटी ओबीसी जातियों के कुछ जातियों के आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए? बार बार लोग कहते हैं जी कुछ जातियां हैं, अब तो देखिए ये तो बिल्कुल जनरल से भी आगे निकल गई हैं, इनको तो बाहर कर देना चाहिए। एससी एसटी के बारे में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन ओबीसी के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर 10 साल बाद रिव्यू कीजिए, और अगर कोई ऐसी जातियां हैं जो कि एवरेज से ऊपर आ गई हैं, यानी कि जनरल के समकक्ष हो गई हैं, उनको आप ओबीसी लिस्ट से बाहर कर दीजिए। ऐसा इस देश का कानूनी प्रावधान है ओबीसी के केस में। लेकिन तब से आज तक कभी रिव्यू हुआ ही नहीं। और रिव्यू कैसे होगा? कास्ट सेंसस से होगा। इस आंकड़ों के बिना तो कर नहीं सकते ना आप। सातवां सवाल, क्या क्रीमी लेयर ठीक है या नहीं है, और है तो उसकी कितनी सीमा होनी चाहिए? ओबीसी में कहा गया है कि जो अमीर ओबीसी हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसी लेयर एससी और एसटी पे नहीं है। लेकिन उसकी लिमिट लगाई गई है 7 लाख 8 लाख, क्या वो लिमिट सही है? ये आंकड़े नहीं है, खामखा बस अंदाजे से कर दिया गया। अंदाजे से कोई काम क्यों हो भाई, प्रमाण से होना चाहिए ना। इसके आंकड़े इकट्ठे कीजिए, पता लग जाएगा क्रीमी लेयर की आवश्यकता है नहीं है, लिमिट बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए, पता लग जाएगा। यह भी पता लग जाएगा। आठवां सवाल, कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस के बारे में खूब बहस हुई है। काफी लोगों ने कहा है कि जो जनरल वर्ग का ईडब्ल्यूएस है, यानी कि जनरल वर्ग में जो गरीब हैं, उनकी तो संख्या ही 10% नहीं है, उनको 10% आरक्षण आप कैसे दे सकते हैं? मगर दिक्कत यह है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को बिना प्रमाण माने कह दिया कि हाँ ठीक है हो। इसका आंकड़ा तो होना चाहिए ना। आप किसी भी पक्ष में हो, आप इसके पक्ष में या विपक्ष में, आंकड़ा तो आना चाहिए ना। और नौवां और आखिरी सवाल, सवर्ण हिंदू समाज को क्या अपनी आबादी से बहुत ज्यादा विशेषाधिकार हैं क्या? ये बार बार सवाल उठता है कि इस देश के सिर्फ चंद 10, 12, 15% है। मेरे विचार से सवर्ण हिंदू इस देश के 18-20% के करीब होंगे। अनुमान है, मुझे भी पता नहीं इतने सालों रिसर्च करने के बाद भी मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन असली प्रश्न ये है कि क्या ये 20% लोग इस देश के 70-80% संसाधनों पर अधिकार करके बैठे हैं?
क्या मीडिया में, नौकरी में, भूमि में, व्यापार में, इनमें इनका हिस्सा क्या है? इसका पता लगना चाहिए ना। तो ये 9 सवाल हैं और मुझे लगता है ये 9 सवाल बेहद ज़रूरी सवाल हैं। चाहे आप आरक्षण के पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, जातीय आरक्षण चाहते हैं, आर्थिक आरक्षण चाहते हैं, कोई आरक्षण नहीं चाहते, आपको इन सवालों का जवाब चाहिए ना। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जातीय सेंसस के पक्ष में। ये एक्स-रे है। इलाज बाद में कर लेंगे, दवाई के ऊपर बहस कर लेंगे, कितना इलाज करवा सकते हैं जेब में हाथ डाल के देख लेंगे। लेकिन पहले पता तो लगे कि बीमारी है क्या, है भी कि नहीं है। इसका विरोध कैसे हो सकता है, मुझे समझ ही नहीं आता। अगला बड़ा सवाल है, तीसरा तर्क होता है, क्या जाति जनगणना संभव भी है? बिहार सर्वेक्षण से पहले काफी इस पे तर्क हुआ करते थे। बताया जाता था कि जातीय सर्वेक्षण, जाति सेंसस तो हो ही नहीं सकता, इतना मुश्किल काम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ना, 2011 में शुरू हुआ था, आज तक खत्म नहीं हुआ, देश में हो नहीं पाएगा। क्या तर्क दिए जाते थे? पहला ये कि 1931 के बाद से ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, ये बात सच भी है और झूठ भी है, क्योंकि 25% जातियों का को रिकॉर्ड सेंसस में हमेशा किया जाता था। मतलब हमारे पास जाति को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। दूसरा, कहा जाता था कि देश में जातियों की सूची ही नहीं है। ये बात सच है कि आज की तारीख में खासतौर पर जिस जाति एससी की सूची है, एसटी की सूची है, ओबीसी की भी सूची है, क्योंकि उसके आधार पर तो आरक्षण दिया जा रहा है। जिस सूची के आधार पे आप लोगों को आईएएस अफसर बनाते हैं, तो भाई उसकी गिनती करने लायक तो सूची है ना आपके पास। बच गए सिर्फ जनरल कास्ट। क्या जनरल कास्ट की कोई सूची है? हाँ, एक 1931 से चली आ रही है। नई जातियां तो 1931 के बाद बन नहीं गई हैं इस देश में। उठा लो उस सूची को। और अगर वो पसंद नहीं है, तो इस देश की सरकारी एक संस्था है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने इस देश की समस्त जातियों की सिर्फ सूची ही नहीं, उनका डिटेल्ड एनसाइक्लोपीडिया जारी किया, पीपल ऑफ इंडिया नामक किताब में। एक किताब ने 90 वॉल्यूम की किताब है। उठा लीजिए इसकी राजस्थान की किताब को, उठा लीजिए उड़ीसा की किताब को, आपको हर जाति की ऑफिशियल लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं। तीसरी बात ये कहा गया कि आंकड़ों के विश्लेषण में तो सालों लग जाएंगे। पहली बात कि सेंसस में कई चीज़ों में सालों लग जाते हैं। सेंसस का भाषा का आंकड़ा कई साल बाद आता है, सालों लग जाएंगे, अपने आप में कोई कारण नहीं कि करवाया ना जाए। और दूसरा, 100 तर्कों का एक तर्क कि बिहार ने तो अब करके दिखा दिया ना। बिहार ने दिखा दिया कि यह संभव है। 209 जातियों की लिस्ट बनी, हिंदुओं की जातियां भी थीं, कोई 2 दर्जन मुसलमानों की जातियां भी उसके अंदर हैं। सबकी लिस्ट बन गई, सबकी गिनती हो गई, गिनती हो के कुछ महीनों में छप भी गई। जो बिहार में संभव है, बिहार को आमतौर पे कहते हैं कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है, तो भैया जो बिहार में संभव है वो बाकी देश में तो संभव है। चौथा तर्क दिया जाता है, सवाल पूछा जाता है कि क्या जाति सेंसस में कितना समय और खर्चा लगेगा। ये वैसे बड़ा फिजूल का सवाल है इस देश में जिन जिन चीज़ों पे खर्चा होता है उस लिहाज से, लेकिन फिर भी पहली बात, अगर आप कास्ट सेंसस को इस देश के सामान्य सेंसस के साथ करवाएं, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। सिर्फ एक टेबल के अंदर एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, टिक नो, इसमें क्या खर्चा होगा, कोई विशेष खर्चा नहीं होगा। अगर आप इसको अलग से भी करवाते हैं, जैसे कि 2011 में किया गया था, तब कुल मिला के खर्चा शायद 5,000 करोड़ के करीब आया था। 5,000 करोड़ देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लग सकता है, लेकिन याद रखिए इस देश का बजट 40 लाख करोड़ रुपए का है और ये 10 साल में एक बार होने वाला खर्च है 5,000 करोड़ रुपए। ये भी याद रखिए कि इस देश में जब G20 की सभा हुई, एक मीटिंग करवाने में 41,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कहीं ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इस देश में जितने प्रचार और तमाशे होते हैं ना, पब्लिसिटी का बजट कितना होता है, थोड़ा इसके आंकड़े भी देख लीजिए। मतलब ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, बहुत छोटा सा ये आंकड़ा है और इसके आधार पे हम इसको रोक नहीं सकते हैं। और वैसे भी मैं समझता हूँ बिहार ने इसका भी जवाब दे दिया है।
अगर बिहार किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, बिहार जैसा गरीब प्रदेश, सरकार के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं समझता हूँ बाकी देश अफोर्ड कर सकता है। ये बिल्कुल कोई खास तर्क ही नहीं है। अगला तर्क महत्वपूर्ण है और इसका गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, और वो ये है कि क्या जातिगत जनगणना देश की एकता पर एक खतरनाक असर डालेगी? साइड इफेक्ट, हर दवाई में हम सोचते हैं कि कहीं साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक तो नहीं हो जाएगा। और बहुत लोग कहते हैं, समाजशास्त्री लिखते हैं, अखबार लेख लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि देश टूट जाएगा, जातिगत जनगणना से देश टूट जाएगा और देश की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर देश की एकता पे असर पड़ता है, हमें जरूर सोचना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं। पहला ये कि जातीय जनगणना से आपके गांव में ऐसी क्या चीज आपको पता लग जाएगी जो गांव के लोगों को पता नहीं है? सरकारी आंकड़े जरूर पता लग जाएंगे। इस देश के हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति हर एक की जाति जानता है कि भाई नाम तो अपना कुमार लिखते हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट से हैं, बोलते हैं। नाम के पीछे कुछ लगाते तो नहीं है, लेकिन मैथिल ब्राह्मण है, हर कोई जानता है। वैसे तो राय लिखते हैं, मंडल लिखते हैं, लेकिन यादव है, कोई जानता है। क्या नई बात है? क्या मोहल्ले के अंदर वैमनस्य पैदा हो जाएगा? दूसरा कि ये जो गिनती है, ये गिनती अनौपचारिक रूप से तो उपलब्ध है। हर नेता, हर पार्टी इस देश की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिनती करके रखती है कि साहब इतने पाटीदार हैं, इतना बनिया है, इतना ब्राह्मण है, इतना दलित है, दलित के अंदर इतना जाटव है, इतना वाल्मीकि है। आप देश की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए, हर नेता की जेब में पर्ची रहती है। तो भैया, जब अनौपचारिक रूप से सूचना उपलब्ध है, उससे जो होना था हो गया, तो औपचारिक होने से, सिर्फ छप जाने से क्या हो जाएगा? और तीसरा, आप गौर कीजिए, इस देश में भाषा की गिनती ऑलरेडी होती है, हो रही है, 70 साल से हो रही है, देश नहीं टूटा। उससे भी जो सेंसिटिव सवाल है, धर्म, हिंदू मुसलमान हो के नहीं हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इसकी गिनती भी हर 10 साल बाद होती है। उस गिनती से देश नहीं टूटा। लेकिन जाति में SC ST से ज्यादा OBC और जनरल की गिनती करने से देश टूट जाएगा। ये बात आपको जमती है क्या? हाँ, कुछ खास तरीके से किया जाए तो वैमनस्य और तनाव बढ़ सकता है, ये मैं मानता हूं। इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम बीमारी में क्या करते हैं? डॉक्टर कहता है कि ये टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट का ये साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए 24 घंटा जरा लेटिएगा। ये टेस्ट करवाने के बाद सीधे वॉक मत करना, 2 घंटे लेट लेना। टेस्ट करने के बाद ये आपको दवाई दे रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको नींद आएगी, आप इसका इंतजार कर लीजिएगा। यानी कि साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए कुछ छोटी दवा दे दी जाती है। साइड इफेक्ट के चलते टेस्ट को रोका नहीं जाता है। क्या हो सकती है? 3 मेरे सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर आपको वाकई मन से चिंता है कि इससे जातीय वैमनस्य अंतर बढ़ सकता है और आप इसको घटाना चाहते हैं, तो पहला बात आप ये कीजिए कि आप इसके लिए केवल जाति के सवाल को, जाति की सामाजिक न्याय के सवाल को केवल जाति की तरह मत पूछिए। इसको एक व्यापक सामाजिक न्याय की समझ और विचारधारा के आधार पर कीजिए। मतलब कि इस देश में जाति के आधार पर विषमताएं हो सकती हैं, लिंग महिला पुरुष के आधार पर होती हैं, अमीर गरीब के आधार पर होती हैं, गांव शहर के आधार पर होती हैं। चारों की हम बात करेंगे। अगर आप इसको एक व्यापक विचारधारा के रूप में रखेंगे तो जाति वैमनस्य नहीं बढ़ेगा। दूसरा, तमाम पार्टियों को एक साथ लीजिए, जैसे 2010 में लोकसभा में हुआ था। इस देश की तमाम पार्टियां मिलकर कहें कि हम इसके पक्ष में हैं, कोई वैमनस्य नहीं होगा। और तीसरा, चुपचाप कर दीजिए, ज्यादा हल्ला मत कीजिए। इतना ज्यादा बैंड बाजा करके, सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करके, गली चौराहे पे विरोध करके अगर कोई चीज होगी तो उससे तो टेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस देश में SC ST की आबादी रिकॉर्ड होगी, इसके ऊपर सड़क पे बहस नहीं हुई ना? आराम से हर साल हो रही है। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि रिकॉर्ड हो रही है। कोई इससे वैमनस्य नहीं बढ़ा है। चुपचाप से कर लेंगे, कोई वैमनस्य नहीं होगा। जितना इस सवाल को बड़ा सवाल बनाएंगे, होगा तो जरूर। आप इसको बड़ा बनाते जाइए, इस पे संघर्ष करेंगे
तो हर एक को सड़क पे लगेगा भाई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे पूरा समाज बदलेगा और ये तो करना है ज़रूरी, दूसरा कहेगा नहीं करना ज़रूरी है, इससे संघर्ष होता है। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। एक आखिरी बात इसके बारे में ज़रूर मैं कहूँगा, हम सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। हम सद्भाव की बात करते हैं। समाज में सद्भाव 2 तरह का हो सकता है। एक तो ये कि कोई मेरी छाती पे खड़ा है, डर के मारे मैं मुँह नहीं खोल रहा और जो मेरी छाती पे खड़ा है वो कह रहा है देखिए कितना प्रेम और शांति है, कितना कुछ बोल भी तो नहीं रहे ये लोग। और दूसरा सद्भाव वो होता है जब हम दोनों एक दूसरे के बराबरी पे खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, वो सद्भाव होता है। सच्चा सद्भाव वो है जो समता पे आधारित है। विषमता पे आधारित चुप्पी जो है वो सद्भाव नहीं है। हम सच्चा सद्भाव चाहते हैं समाज में। छठा तर्क, तर्क तो नहीं, एक्सरे करवाते वक्त हम क्या पूछते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा है। मतलब इस सवाल के जाति सेंसस से जुड़े हुए जानकारों की राय क्या है। मैं खटाखट आपको 10 चीज बता देता हूं। देखिए, एक्सपर्ट तमाम तरह के मिलेंगे, विरोध करने वाले भी हैं, समर्थन करने वाले भी हैं। मैं नहीं कहता इस पे एक राय है, लेकिन आप जरा सा इन 10 बातों को देख लीजिए, मैं गिनवाने जा रहा हूं, उसके बाद आप सोचिएगा कि इस देश में क्या राय है। पहली बात, इस देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमेशा कहा है कि भाई आरक्षण के रिलेटेड कोई भी पॉलिसी अगर बनानी हो, पहले सर्वे करके आइए, पहले प्रमाण लेके आइए, उसके बिना आरक्षण ना कीजिए, ना उसमें कोई बदलाव कीजिए, संशोधन कीजिए। एविडेंस चाहिए। मतलब एविडेंस क्या है? कास्ट सेंसस से बेहतर एविडेंस हो नहीं सकता। इस देश के प्रमुख समाजशास्त्रियों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। ज्यादा की लिस्ट नहीं गिनाऊंगा। यदि एक व्यक्ति को आपने पढ़ना है मुझसे कहीं बेहतर, जिन्होंने पूरे जीवन भर इस पे शोध किया है, तसल्ली से सोचा, और मेरे प्रिय समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर सतीश देशपांडे, उनकी बात को पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है, बोला है, बहुत गहराई से इस सवाल पे सोचा है, मेरे कई विचारों को बदला है उन्होंने। उनको पढ़िएगा, समाजशास्त्रियों की राय है। ऑफिशियल एजेंसीज, सन 2001 में ही जो रजिस्ट्रार जनरल थे सेंसस के, उन्नी साहब, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ओबीसी की काउंटिंग तो होनी चाहिए। वाजपेयी जी का जमाना था, उसकी राय को खारिज कर दिया गया। 2010 में यूपीए की सरकार थी, संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया कि पूरा कास्ट सेंसस होना चाहिए। नहीं हुआ। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने लोकसभा में आश्वासन दिया कि अगले सेंसस में हम ओबीसी का काउंट करवाएंगे। नहीं करवाया। संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है, संसदीय समिति जिसमें बीजेपी के मेंबर मेजॉरिटी में हैं। नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, जो कि मोदी सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक संवैधानिक संस्था है, उसने इसकी सिफारिश की है। राज्यों की विधानसभाओं ने, 6-7 विधानसभाओं ने इसके बारे में प्रस्ताव पारित किए हैं इसके पक्ष में। उड़ीसा और कर्नाटका में ऐसे सर्वे ऑलरेडी हो चुके हैं, बस रिलीज होने बाकी हैं। और बिहार की बीजेपी आज भी कहती है कि ये जो जातिगत जनगणना हुई, अच्छी हुई, हमने करवाई इसलिए हुई। तो ऐसा तो देश तोड़ने वाली बात नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके विरोध में बात करने वाला कोई विशेषज्ञ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मामला गंभीर है। ऐसा नहीं है कि एक राहुल गांधी ने या किसी एक कांग्रेस के नेता ने खड़े होकर अचानक ऐसी अनहोनी बात कह दी है जो कि इस देश में पहले किसी ने मांगी नहीं थी। तर्क तो हो गए, अब जरा कुतर्क की बात कर लें। जब भी एक्सरे की बात होती है, एमआरआई रिकमेंड होता है, 2-3 तरह के तर्क हैं जो हम नहीं सुनते हैं कॉमन सेंस से, लेकिन पता नहीं क्यों जाति सर्वेक्षण पे वो तर्क चल रहे हैं। आप सोचिए, कोई आपके पास आके कहे ना 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 ना, एक्सरे की मत सोचो, बीमारी बढ़ जाएगी, आप क्या कहेंगे? यार बेकार की बात मत करो। कोई कहे देखो डॉक्टर ने इसलिए कहा है कि डॉक्टर की नीयत खराब है, आप कहोगे तुम्हें पता है कि बीमारी नहीं है? तुम्हें क्या पता है डॉक्टर इसलिए कर रहा है? पहले ये तो चेक कर लो कि बीमारी है कि नहीं है, बाद में डॉक्टर की नीयत पे सवाल कर लेंगे। या कोई कहे कि एक्सरे करने से नुकसान हो जाएगा, मान लो बीमारी निकल आई तो, मान लो कैंसर निकल आया तो एक्सरे मत करवाओ। आप कहोगे पागल हो गए हो,
बीमारी पहले पता तो करें, फिर इलाज करेंगे। ये क्या हो सकता है कि बीमारी निकल आई तो दवाई देनी पड़ी तो देंगे, कम से कम एक्सरे तो करवाओ। लेकिन आप देखिए, जाति के सवाल पे यही तीनों कुतर्क चलते हैं और बड़े धड़ल्ले से इस देश में चलते हैं। मैं तो हैरान हूं, समझदार पढ़े लिखे लोग इस तरह के तर्क दे रहे हैं। कहते हैं जाति का सवाल उठाना जातिवाद है। माने बिल्ली सामने खड़ी है, कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली चली गई। भाई, अगर आपको जाति व्यवस्था को ठीक करना है, जाति की विषमता को खत्म करना है, तो आपको जाति को रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना। ये है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं, आपको गिनना पड़ेगा, उसका हिसाब करना पड़ेगा। बीमारी आंख बंद करने से तो बीमारी नहीं जाएगी ना। बीमारी को नाम देना पड़ेगा, बीमारी की जांच करनी पड़ेगी, फिर आप बीमारी का इलाज शुरू करेंगे। तो ये कहना कि जो जातिगत अन्याय का सवाल उठाए वो जातिवादी है और जो जाति के सवाल पे चुप्पी बढ़ा के बैठा है वो जातिवादी नहीं है, तो बिल्कुल उल्टा तर्क हुआ। अमेरिका में कोई कहे कि गोरे काले की बात मत करो, अगर तुम बात करते हो तो जातिवादी हो, तुम रेसिस्ट हो। कुतर्क है ना ये तो। इसी तरह का कुतर्क ये कहना है कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। जरूर होगी, मैं मानता हूं, जरूर बिहार में कोई ना कोई वोट बैंक की राजनीति रही होगी, जरूर राहुल गांधी पूछ रहे हैं, जरूर कोई राजनीति होगी, जरूर कोई और बूथ लोग कह रहे हैं राजनीति होगी। लेकिन राजनीति देश में किस सवाल पे राजनीति नहीं होती? मोदी जी ने अगर लॉकडाउन के जमाने में लोगों को एक्स्ट्रा राशन दिया, इसके पीछे राजनीति थी कि नहीं? होगी, पर अच्छी राजनीति थी ना, बहुत अच्छा फैसला किया, करो। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में स्कूलों को ज्यादा पैसा देती है, इसके पीछे कुछ राजनीति है, वोट लेने की इच्छा है, होगी, अच्छी बात है, करने दो ना। अगर कोई भला काम करके चुनाव जीतना चाहता है तो जीतने दो भाई। ऐसी वोट बैंक की राजनीति तो बहुत अच्छी है। सवाल है कि भला काम है कि नहीं है, तर्क उस पे करो। तर्क इस पे मत करो कि नियत क्या है। हर सरकारी निर्णय की नियत 99.9% चीजों की नियत राजनीतिक होती है, होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र का तर्क है। इसके बारे में सवाल उठाना बिल्कुल बेकार है। और तीसरा ये तर्क दिया जाता है कि ना ना, जाति सर्वेक्षण मत करवाओ, सेंसस, इससे जातिगत आरक्षण की मांग को बल मिलेगा। अरे भाई, क्या ये हम पहले से कह सकते हैं एक्सरे मत करवाओ, नहीं तो पता लगेगा कि बीमारी जितनी है उससे ज्यादा निकल आएगी, और निकली तो फिर एंटीबायोटिक बढ़ानी पड़ जाएगी, दवाई ज्यादा देनी पड़ जाएगी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ये तो कोई तर्क नहीं है ना, हम नहीं मानते ना। तो भाई, इससे जातिगत आरक्षण की मांग को बल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें पहले से क्या पता? आंकड़े मिल आने दो उसके बाद। और अगर आंकड़े ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि नहीं, अब तक जो दवा दी जा रही थी वो कम थी, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। मगर इस आधार पे आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? ये तो वही चैलेंज कर सकता है ना जिसको डर हो कि ना ना, मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं इसको ना देने दूं। ये अंतिम बात हमें लाती है हमारी बातचीत के आखिरी हिस्से पे कि इसके पीछे क्या है। सामान्यतः मैं बात कहते हुए डरता हूं कि क्या जातिगत सेंसस का विरोध करने के पीछे हमारे बुद्धिजीवियों और मीडिया का जातीय चरित्र है? आमतौर पे ये बात सबसे पहले की जाती है। मैं इस बात को अंत में लाना चाहता हूं इसलिए कि मुझे लगता है तर्क का जवाब किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तर्क दे कि महिलाओं का आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो पहली बात ये कहना तुम तो मर्द हो, तुम तो चुप हो जाओ, ये ठीक नहीं है। पहले उसका तर्क सुनिए, हो सकता है उसका तर्क सही हो। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति दलित है तो उसका जाति के सवाल पे तर्क सही होगा, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है तो उसका तर्क गलत होगा। पहले तर्क देखो। तो हमने तर्क देखे, लेकिन अगर इतने स्पष्ट तर्क होने के बाद भी जातीय आरक्षण का विरोध हो रहा है और इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं, तो अंत में सवाल पूछना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कहीं हमारे देश का जातीय चरित्र तो नहीं है? इसे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं कि क्या इस तरह के झूठ इसलिए तो चल नहीं रहा क्योंकि इस झूठ के पीछे कुछ सामाजिक बुनावट है? दो चीज मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये आंकड़े हैं न्यूज लॉन्ड्री द्वारा लिए गए, जो कि भारत के मीडिया की पृष्ठभूमि के बारे में है। 2019 में लिए गए थे, फिर 2022 में लिए गए। देश के प्रमुख मीडिया चैनल्स, प्रमुख अखबार, प्रमुख डिजिटल मीडिया, उसमें डिसीजन मेकर कितने हैं?
याद रखिए, इस देश के एससी हैं 16% देश में। मीडिया में कितने हैं? 0। एसटी हैं अंदाजन 8%। मीडिया में कितने हैं? 0। ओबीसी जैसा मैंने कहा, पता नहीं 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं, 52 हैं, 60 हैं, लेकिन कुछ भी है, 40 से ज्यादा है। कितने हैं? 4%। तो ये सवर्ण अगड़े कितने हैं? जनरल है 85%, सवर्ण अगड़े 80 के करीब है, 80 से ऊपर होंगे, थोड़े से उसमें मुसलमान और क्रिश्चियन है। मतलब कि जो इस देश की आबादी में 20% से कम है, वो इस देश के मीडिया में 80% से ज्यादा है। कहीं ये बात तो नहीं? ये दूसरा आंकड़ा आप देखिए इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स का, जिसमें इन तमाम प्रोफेसरों में एससी, जिनको 15% रिजर्वेशन है, केवल 7% के करीब है। एसटी, जिसको 8% रिजर्वेशन है, वास्तव में केवल 2% के करीब। और ओबीसी, जिसे 27% रिजर्वेशन है, अभी तक हालांकि उसका पूरा नंबर नहीं आया है, सिर्फ 7% के करीब। तो कुल मिला के, नहीं 7% से भी कम, माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों मिला के 15% नहीं है। वही बात, जो इस देश में 20% से कम है, वो इस देश के टॉप बुद्धिजीवियों में 80% से ज्यादा है। क्या कहीं ये बात इस जाति सर्वेक्षण के विरोध के पीछे तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज का एक बहुत बड़ा सच है, एक वर्चस्व है, जिस वर्चस्व का सच हम देखना नहीं चाहते? वो गाना हुआ करता था ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कहीं जातीय सेंसस को रोकने के पीछे पर्दा उठने का डर तो नहीं है? और पर्दा उठने का डर किसे होगा? उसे तो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है। जो संख्या में बहुत कम है लेकिन हर जगह छाया हुआ है, वो चाहता है कि पर्दा ना उठे। अमेरिका का गोरा कभी नहीं चाहता कि गोरे काले के सवाल पे पर्दा उठ जाए। साउथ अफ्रीका में भी गोरे काले के सवाल पे नहीं चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की जातीय सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे जो बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि ये पर्दा उठ जाए? और अगर ऐसा है तो उस पर्दे को उठाना न सिर्फ संभव है, न सिर्फ अनिवार्य है, बल्कि हमारा धर्म है। भारत का संविधान जिस सामाजिक न्याय की बात करता है, भारत का संविधान जिन अवसरों की समानता का आश्वासन देता है, और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब जाति व्यवस्था के उन्मूलन का जो सपना देके गए थे, उसकी अनिवार्यता है जातीय जनगणना। देर सबेर होगी, सच सामने आएगा, और उससे इस देश के सामाजिक न्याय में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।